Hello dear student, myself Manoj Kumar Gupta, senior faculty in physics department, Resonance, Kota. Today we are discussing JEE Main 2024 paper of 1st February 2024. आप सबको पता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है और इसमें पहला क्वेश्चन फिजिक्स का पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है डिटरमाइन मिनिमम एनर्जी रिलीज्ड इन बायोमर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हम सब जानते हैं बायोमर सीरीज में मिनिमम एनर्जी का जो ट्रांजिशन होगा वो n बराबर 3 से n बराबर 2 के लिए होगा। ये n बराबर 3 और मिनिमम एनर्जी के लिए सबसे छोटा गैप, ये बायोमर सीरीज के फोटोन्स है, इनमें सबसे कम एनर्जी 3 से 2 की होगी। तो जो हमारा आंसर होगा वो E3 माइनस E2 के बराबर होगा और E3 को हम लिख सकते हैं -13.6 अपॉन 9 माइनस ये प्लस हो जाएगा 13.6 अपॉन 4, 13.6 1/4 माइनस 1/9। और आप सब लोग जानते भी होंगे इसका डिफरेंस जब हम सॉल्व करते हैं तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो 1.89 वोल्ट जो है वो थर्ड ऑप्शन में है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चंस में आ चुका है पहले, पिछले वाले पेपर्स में इसी तरह का क्वेश्चन। करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज गिवन एज I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब, देन चार्ज फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर फ्रॉम t बराबर 1 टू t बराबर 2 सेकेंड। बिल्कुल सिंपल सवाल है। हम जानते हैं I को कह सकते हैं हम dq बाई dt और dq इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा I dt और इसे इंटीग्रेट कर देंगे 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब और dt। लिमिट्स भी हमें गिवन है, कहाँ से कहाँ तक हमें चार्ज फ्लो कैलकुलेट करना है, t बराबर 1 से 2 सेकेंड। तो 1 से 2 सेकेंड पर इसे इंटीग्रेट कर देंगे। अब आप बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, सब लोग आसानी से कर सकते हैं। 3t क्यूब बाई 3 1 से 2 1 से 2 और 4t4 बाई 4 1 से 2 4 और 3 कैंसिल हो जाए, इतना अच्छा उन्होंने अपने को कैलकुलेशन दिया है। तो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब प्लस 2 पावर 4 माइनस 1 पावर 4, ये आंसर होगा। 2 क्यूब होता है 8 माइनस 1 प्लस 16 माइनस 1, तो इट इज़ 24 माइनस 2 कूलम और इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमें आंसर मिल जाएगा बेटा 22 कूलम। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 moles of monoatomic gas and 6 moles of diatomic gas are mixed. The molar heat capacity for mixture at constant volume। पिछले पेपर्स में हमने देखा गामा मिक्सचर पूछा था और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है CV मिक्स। और CV मिक्स का फॉर्मूला जो होता है बेटा दैट इज CV मिक्स इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। इस फॉर्मूले से बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हैं 2 मोल्स ऑफ मोनोएटोमिक गैस। मोनोएटोमिक गैस का CV 3/2R होता है और डायटोमिक गैस का CV जो है वो 5/2R होता है। तो 3/2R प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस इज 6, तो 6 इंटू 5/2R और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6। इसे जब हम सॉल्व करेंगे 2 प्लस 6 और ये हो गया 3, तो 3R प्लस 15R डिवाइडेड बाई 8, सो इट इज 18R बाई 8। तो हम कह सकते हैं आंसर विल बी 9R/4। तो 9R/4 इसका करेक्ट आंसर है। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस बार जेईई मेन में पूछे जा रहे हैं। द पार्टिकल ईच ऑफ मास 2 kg आर प्लेस्ड as shown in figure in xy plane, the distance of the center of mass from origin। सेंटर ऑफ मास के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। पहला क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये पूछा गया है कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से, और इन पेपर्स में अब आप देख सकते हैं कि इसमें सेंटर ऑफ मास से हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा, हमसे ये डिस्टेंस पूछा है, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस ओरिजिन से बताइए। तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेते हैं। XCM का फॉर्मूला होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली YCM का भी फॉर्मूला होगा YCM इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। पहले दोनों
से हम इसके सेंटर ऑफ मास के x और y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो x cm में m1 का वैल्यू है 2 kg और m2 का वैल्यू भी क्या है 2 kg, दोनों ही 2 kg के हैं बेटा। तो 2x1 का वैल्यू हो गया 0 प्लस 2x2 का वैल्यू हो गया -4 अपॉन 2 + 2 4, तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया -2। और YCM में चलते हैं, M1 Y1, तो M1 is 2, Y1 is what 4, तो 4 प्लस M2 is 2, Y2 इसके लिए हो गया 0, तो हम ऐसा 0 कह देते हैं अपॉन फिर से 2 + 2 क्या आ जाएगा बेटा 4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो वही अगेन +2 आ जाएगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट XCM I कैप प्लस YCM J कैप, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा RCM वेक्टर, इसको हम कह सकते हैं -2 I कैप और +2 J कैप। अब सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस ओरिजिन से हमें कैलकुलेट करनी है, सब लोग जानते हैं ये मॉड R हमें पूछा है, तो √2 -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसे कहेंगे तो इट विल बी 4 + 4, 4 + 4 इज √8, इट इज व्हाट 2√2 इसका आंसर है। हमें कहा है ये जो आंसर आ रहा है इट विल बी 4√2 अपॉन x के इक्वल आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करके कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी 2। तो इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन का न्यूमेरिकल ये, हाँ इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 2 होगा, तो जो ऑप्शन नंबर 2 में ही गिवन है। ठीक है बेटा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये NLM से है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड। तो देखो ये 60 न्यूटन का एक एक्सटर्नल फोर्स भी यहाँ पर इस 6 kg के अलावा अप्लाइड कर रखा है। देखिए कैसे है, ये 6 kg का ब्लॉक है और 6 kg पर एक 6G तो लगेगा ही लगेगा, एक 60 न्यूटन का एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल भी यहाँ पर लगाया गया है। और इधर यदि हम देखें तो ये 20 kg का एक ब्लॉक है, अब इधर इस पर एक टेंशन अप्लाई होगा, इस पर भी टेंशन होगा। हमें यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी गिवन है μ = 0.4, तो यहाँ पर μn फ्रिक्शन भी अप्लाई होगा, तो इट विल बी 0.4 × 20G। अब ये जरूर हमें देख लेना है कि ये यदि मूव कर रहा है तो ही ये फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, अदरवाइज फ्रिक्शन स्टैटिक भी हो सकता है। तो हम इधर चेक कर लेते हैं, ये देखो 60 + 60, 6G भी 60 होता है, तो इधर जो टोटल फोर्स है ये 120 न्यूटन हो गया। और यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है देखिए 20G, और ये क्या है नॉर्मल, तो यहाँ नॉर्मल की जो वैल्यू है बेटा वो 20G मतलब 200 के बराबर हो गई। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है F लिमिटिंग दैट इज μn, तो इट इज 0.4 × 20G मतलब 200, 0.4 × 200, तो इसकी वैल्यू आ गई 80 न्यूटन। अब आप चेक कर लीजिए, ये 120 न्यूटन 80 न्यूटन से आपको पता है ज़्यादा है, इसका मतलब ये स्लाइड कर जाएगा। तो अब हम इसका एक्सेलरेशन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पूरे सिस्टम को एक साथ कंसीडर करके अलोंग द स्ट्रिंग हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। दोनों पर अलग अलग इक्वेशन भी बना सकते हैं। अब हम कह सकते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स F नेट एक्सटर्नल इज इक्वल डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो इस पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो 60 + 60 और -μn का जो वैल्यू हमने देखा ये हमें मिला था 80 न्यूटन, तो -80 डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास हम कह सकते हैं 20 और 6, तो इट विल बी 20 + 6। अब आप देखिए ये 120 40 डिवाइडेड बाई 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, इसको काट दें 2 से तो ये मिल गया हमें 20 और ये 13, तो 20/13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका सही जवाब होगा बेटा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस बार जेईई मेन पूछ रहा है। अब डायमेंशंस ऑफ एंगुलर इम्पल्स, देखो एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, एंगुलर इम्पल्स हम कह सकते हैं टॉर्क इनटू टाइम, टॉर्क इनटू टाइम, और टॉर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क को हम कहते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस, और टाइम ये इसकी डायमेंशन होगी। तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का होता है m1 L1 T - 2 इंटू L1 प्लस इंटू T पावर 1। इसे सॉल्व कर लीजिए,
इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें डायमेंशन मिल जाएगी। तो ये m1 L2 और t-1 हो गया बेटा। m1 L2 t-1 इज द करेक्ट आंसर। m1 L2 t-1 फर्स्ट ऑप्शन में है। ठीक है बेटा, तो ये एंगुलर इम्पल्स की डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 64 तो इज 4.8 फर्मी। तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है आर क्यूब, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए, तो आर प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1/3, या यू कैन से ए प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्योंकि ए ही पूछा है। द फाइंड द एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ रेडियस 4 फर्मी। तो आपसे कहा है कि A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल पावर क्यूब। तो यहाँ से हम A2 कैलकुलेट कर सकते हैं, A1 इंटू R2 बाई R1 की होल पावर क्यूब। A1 की वैल्यू 64 है और R1 की वैल्यू 4.8 है और R की वैल्यू है 4, तो इससे कम आएगा आंसर 64 से, और इसकी होल पावर क्यूब। अब थोड़ी कैलकुलेशन है बेटा इस सवाल में, क्योंकि ये डेसिमल में आ गया फैक्टर, तो इसका जो सही कैलकुलेशन करके जो आंसर आता है वो 37 आ रहा है। तो 37 इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा इसमें टाइम जरूर लगेगा 1 मिनट का, जिसमें हम ये कैलकुलेट करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1, वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजेज टेम्परेचर और वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो देखिए यंग मॉडुलस जो है वो हम कैसे कहें कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी मटेरियल की स्टिफनेस जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाती है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई यंग मॉडुलस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी मटेरियल का क्या होगा, कम होगा। डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट सेम मॉडुलस के लिए कहेंगे, तो इंक्रीज इन इंक्रीज विद टेम्परेचर ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसका जो सही जवाब है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, इसका सही आंसर यहाँ थर्ड होगा बेटा। स्टेटमेंट 1 इज false and statement 2 is true. Okay, if the de Broglie wavelength of a proton lambda and of alpha particle is 2 lambda, find the ratio of their speeds. Okay, तो de Broglie wavelength का बेटा फॉर्मूला होता है lambda is equal to h upon mv। ये होता है de Broglie wavelength का फॉर्मूला, सब लोग जानते हैं। हमें v का स्पीड रेशो पूछा है, तो v इज इक्वल टू हो गया h अपॉन एम लैम्बडा। अब हमें कहा है प्रोटोन एंड एल्फा, तो एक प्रोटोन है और एक एल्फा है, तो v प्रोटोन अपॉन v एल्फा इज इक्वल टू एम एल्फा लैम्बडा एल्फा अपॉन एम प्रोटोन एल्फ लैम्बडा प्रोटोन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में हमें कहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन इज लैम्बडा। ओके, एम एल्फा को हम 4 MP लिख सकते हैं। एम एल्फा इज 4 MP। मास ऑफ एल्फा जो होता है वो प्रोटॉन से 4 टाइम्स होता है, और लैम्बडा एल्फा हमें कहा गया है 2 लैम्बडा, और मास ऑफ प्रोटॉन MP लिख सकते हैं, और ये हमें कहा है लैम्बडा। तो ये MP कैंसिल, लैम्बडा कैंसिल, तो यहाँ आ गया ये 8 Vp बाई V एल्फा जो है वो 8:1 आ गया बेटा। V प्रोटॉन अपॉन V एल्फा इज 8:1। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात जरूर है, एक बच्चे से जब मैं डिस्कस कर रहा था तो ये थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। ये क्वेश्चन में 2 लैम्बडा गिवन है और ये क्वेश्चन में क्या है, लैम्बडा गिवन है, तो आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा, बाकी सेम ही प्रोसेस होगा कि यहाँ 2 लैम्बडा की जगह लैम्बडा कर देंगे, यहाँ लैम्बडा की जगह 2 लैम्बडा। ओके, हमने जो क्वेश्चन लिखा है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है 8:1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये सारी बैटरी सेम पोलरिटी की हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये ऑल बैटरीज आर आइडेंटिकल 5 वोल्ट 0.2 ओम एंड आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। ठीक है ना।
तो वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें निकालनी है, ये आइडियल वोल्ट मीटर है, ठीक है। जब कुछ कहा नहीं है तो फिर हम इसे आइडियल वोल्ट मीटर मानेंगे, क्योंकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस के बारे में कुछ कहा नहीं है। तो सारे बैटरी सेम है, तो एक काम कर सकते हो आप, थोड़ा आसान हो जाएगा कि ये वोल्ट मीटर हटा के एक बार आप लोग जो है वो इस सर्किट को सॉल्व कर लो, सिंपल हो जाएगा। ऐसे 4 बैटरी हैं, नीचे भी 4 है, ऊपर भी 4 है, ठीक है, एक इधर है, ठीक है। तो ये सर्किट है और उसमें लास्ट में वहां वोल्ट मीटर लगा रखा है। तो यदि इसे सॉल्व करें तो ये सारे 10 बैटरी एक ही पोलरिटी के साथ एक साथ हैं, तो हम इसके करंट को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। I इज इक्वल टू 10E/10R, क्योंकि इसमें और कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो E/R के बराबर इसमें जो करंट आ जाएगा, पहले हम ये करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो E कितना है हमें पता है, 5/0.2, 5/0.2, तो इट विल बी वॉट 25 एम्पियर। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा इस सर्किट में 25 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, 25 एम्पियर का, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर है तो इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं, ऐसा बोलते हैं अपन, इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। तो 25 एम्पियर इसमें करंट जा रहा है। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें लिखना है, ये है एक बैटरी E और इसमें रेजिस्टेंस है R। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक बैटरी के अक्रॉस या तो हम KVL लगा दें, और ये एक सोर्स बैटरी की तरह है, तो हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर यहीं लगा हुआ है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये E-IR के बराबर होगा, दिस V इज इक्वल टू E-IR। और E का वैल्यू हमें पता है, E का वैल्यू हम कहेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन है 5, I का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 25, हमने कैलकुलेट किया है, और R का वैल्यू यहाँ है 0.2। तो 0.2 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस विल बी 5 - 5, और हमें आंसर मिल गया 0। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस दिस बैटरी है वो क्या है, 0।